ग्रेविटेशनल फील्ड तक पढ़ा था। हाँ बच्चों, है ना? कहाँ तक पढ़ा था? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये चीजें हमने पढ़ी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए अपन ने कहा था। हमने कहा था कि भाई देखो, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का भी एक्सप्रेशन सेम ही होता है, बस उसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होती है ना। अब देखो, जैसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ की बात हम कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, कैसे लिखेंगे भाई इसको? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ को, अर्थ इज ऑल्सो a solid sphere. We will assume that earth is a solid sphere of mass m equal to 6 into 10 की power 24 kilogram and radius equal to 6400 kilometers. Earth is a solid sphere of mass इतना, radius। अब क्या है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगी। जैसे सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें तो इंटेंसिटी लिखें या उसको जी नॉट सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा जी एम बाई आर एंड इट विल कम आउट टू बी सम कांस्टेंट वैल्यू। जी को लिखते हैं 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11। मास ऑफ अर्थ को लिखते हैं 6 इंटू 10 की पावर 24। रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, या इसको आप लिख सकते हो 6.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 मीटर। तो 6.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 12। ठीक है बच्चों, 13, सॉरी 10 रेज पावर 23 नहीं, ये कितना रह जाएगा? 10 रेज टू दी पावर 13। तो 10 रेज पावर 13 अपॉन 10 रेज पावर 12, ये कितना आ गया? 10 आ गया। तो 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10। देखो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट अगर करोगे 6.67, देखो ये लगभग जो 10 के अलावा जो रेशो बचा है, क्या वो ऑलमोस्ट 1 ही लिखा हुआ है? क्या वो ऑलमोस्ट 1 लिखा हुआ है?
तो ये वैल्यू जो अगर आप एग्जैक्ट निकालने जाओगे तो ये आ जाएगी 9.77 मीटर पर सेकेंड, है ना, जिसको हम बोल देते हैं इंटू 10 भी करना है, 0.977 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है ना, तो तुम्हें कुछ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोवाइड करने में पूरी अर्थ का रोल होता है, पूरी अर्थ का मास सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने यहाँ पे 6 × 10⁻24 kg, तब जाकर के ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इंटेंसिटी आई है, इतनी न्यूटन पर केजी की इंटेंसिटी आई है ना। और जो इंटेंसिटी होगी वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी से आपको फोर्स पता लगाना है, तो कैसे पता लगाओगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू इंटेंसिटी। और एक्सेलरेशन पता लगाना है तो क्या करोगे? फोर्स अपॉन मास। तो मास इनटू इंटेंसिटी अपॉन मास कर दोगे, यानी एक्सेलरेशन फिर से किसके बराबर आ जाएगा? इंटेंसिटी के बराबर ही एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आती है बच्चों? देखो, अर्थ का मास और एक्सेलरेशन, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन पता लगाने के लिए तो क्या है, दैट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय हेनरी कैवेंडिश, है ना। और रेडियस ऑफ अर्थ पता लगाने के लिए क्या है, एक पैरेलैक्स मेथड यूज किया जाता है। पैरेलैक्स मेथड टू, देयर आर मेनी मेथड्स, वन ऑफ द मेथड्स इज पैरेलैक्स मेथड। वो एचएससी बोर्ड के बुक में भी दिया हुआ है, पैरेलैक्स मेथड टू डिटरमाइन अर्थ की रेडियस, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो। मतलब क्या है, आपको थोड़ा सा अर्थ, दो अलग अलग पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व किया जाए, है ना, इनफैक्ट नॉट जस्ट द रेडियस ऑफ अर्थ, मेनी डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलैक्स मेथड से डिटरमाइन किए जाते हैं। ग्रेविटी तो एक कॉन्सेप्ट हुआ बेटे, है ना। ग्रेविटी तो क्या हुआ, एक फिनोमेना हुआ, ठीक है। ग्रेविटी इज जस्ट अ फिनोमेना। Mass was determined by Henry Cavendish experiment. Mass of Earth was determined by Henry Cavendish experiment, है ना। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं।
तो उसमें क्या है, कोई देखो बेसिकली दिक्कत यही है कि भाई आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत कम होता है ना। देखो इन दोनों में से आपके पास एक भी चीज आ जाए, तो ये तो हमें पता ही था है ना, दिस दिस वैल्यू वी कुड हैव कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली आल्सो, राइट। इसका तो क्या अपन बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन कैन बी डन। तो इंटेंसिटी एट द सरफेस की एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन तो करी जा सकती है ना। अब उसके बाद इसको 9.8 को हम कितना लिख देंगे, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर लिख देंगे, है ना। अब इनमें से क्या है, इस फॉर्मूले को भी आप क्या कर सकते हो, अगर दो वेरिएबल पता है तो तीसरे को पता करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। जैसे रेडियस के बारे में मैंने कहा कि वो पैरेलैक्स मेथड से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। जी और एम डिटरमाइन करने के लिए क्या है, इनमें से इन दोनों को एक साथ डिटरमाइन किया था किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। और उसने बेसिकली एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया था जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट देखा था ऑन सम रोटेटिंग स्फीयर्स। उसकी मदद से उसने इसको डिटरमाइन किया था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेटअप है वो, अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अभी हमें कोई दूसरे मुद्दे देखने हैं, है ना। डायरेक्टली जेई के सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, इसलिए उसको पढ़ाते नहीं। ये ऐसा है। अब देखो, जाहिर सी बात है कि इंटेंसिटी का जो ग्राफ सॉलिड स्फीयर के लिए हम पढ़ते हैं वो कुछ ऐसा होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का ग्राफ ऐसा है, ठीक है। मतलब क्या होता है, सेंटर पे जीरो होती है इंटेंसिटी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती रहती है इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, और सरफेस पे जाकर के इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इंटेंसिटी एट द सरफेस बिकम्स मैक्सिमम। सरफेस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और सरफेस से जब आप बाहर निकल गए, ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, इससे बाहर चले जाओगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फिर से कम होने, इंटेंसिटी अगेन स्टार्ट्स डिक्रीज। सरफेस तक बढ़ेगी, सरफेस के आस फिर से कम हो जाएगी। यानी कहाँ पर मैक्सिमम होती है भाई इंटेंसिटी, ये जो हमने निकाली है ना, ये इंटेंसिटी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यही मैक्सिमम। ये बात समझ में आती है बच्चों। कैन इट बी जीरो, यस, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट विल बिकम जीरो। if we reach the center of the earth intensity will become zero। at the center of the earth intensity of gravitational field due to earth will become zero। हाँ भाई, वही तो बात है, इस ग्राफ क्यों ये कम हो जाता है वो अपन देखते हैं ना, कि भाई जैसे आपको सॉलिड स्फीयर है, उसकी वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी लिखनी है, तो क्या होता है कि इस मास के अंदर अंदर जो अर्थ का मास है, सिर्फ वही मास इस पॉइंट पर इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है। बाहर वाले तो क्या बन जाएंगे, बाहर वाला पार्ट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी हॉलो स्फेयर्स,
many hollow spheres, तो hollow sphere तो अपने अंदर कोई इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता नहीं है, hollow sphere अपने अंदर कोई इंटेंसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसकी वजह से क्या है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी तो, अब जब तुम और अंदर आ जाओगे तो जो कंट्रीब्यूटिंग मास है वो और कम होता चला जाएगा, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन आता है ना, gm/r³ इंटू स्मॉल आर, वो इसी चीज को तो अकाउंट लेने पर आता है। ई इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r³ इंटू स्मॉल आर, दैट फॉर्मूला टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट कंट्रीब्यूटिंग मास कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। नाउ देखो, सॉलिड स्फेयर के बारे में हमें पता है, हम अब इसको अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं। ये जो कांस्टेंट आया है इसको जी नॉट नाम दे देते हैं। जी नॉट का मतलब जी एट द सरफेस, जी नॉट होता है जी एट द सरफेस। अब देखो क्या होगा, मान लो आप अर्थ, हमसे कहा जाए कि अर्थ की सरफेस से हमको h हाइट पर इंटेंसिटी, अर्थ, और अर्थ की सरफेस से मेरे को क्या करना है, अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर, और हमें इंटेंसिटी लिखना है एट अ हाइट h above the earth's surface। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ विद हाइट, या एल्टीट्यूड भी उसको, विद हाइट और एल्टीट्यूड। तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो सरफेस के बाहर जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है gm बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर को क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम बाय आर प्लस एच का, क्या हो जाएगा, यहाँ से आर बाहर आया तो आर स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, इसको 1 + h/r का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। gm/R² को लिख देंगे जी नॉट अपॉन 1 + h/r का। तो इंटेंसिटी एट हाइट h लिखो, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव अर्थ सरफेस लिखो, तो उसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो क्या है, 1 + h/r का होल स्क्वायर। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कम होता जाए, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कम होता जाएगा। इसके बाद क्या है, अब देखो हमसे कहा जाए कि बताओ कितनी हाइट जाना पड़ेगा कि 1/4 रह जाए, है ना। कोई हमसे कहे एट व्हाट हाइट अबव अर्थ सरफेस, एट व्हाट हाइट above Earth's surface the intensity of gravitational field
becomes 1/4 of that at the surface. तो कैसे करेंगे भाई हम? G at height h में पता है G नॉट अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर होता है। G at height h को लिख दो G नॉट बाई 4 इक्वल टू G नॉट अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। G नॉट से G नॉट कैंसिल हुआ, 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4 के, तो 1 प्लस h बाई r बराबर आ गया 2 के, यानी h इक्वल टू r, दैट इज 6400 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से जितनी अर्थ की रेडियस है उतना ही हाइट ऊपर चले जाएं तो क्या हो जाएगा, जी सरफेस पर जितना है उसका 1/4 रह जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, पिछला पेज दिखा रहे हैं। नहीं, जी नॉट है इंटेंसिटी एट द सरफेस। जी नॉट क्या है बच्चों? इंटेंसिटी एट द सरफेस, ठीक है? इंटेंसिटी एट द सरफेस, या उसको इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम आएगी ना। इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही तो आएगी बच्चों। यही तो बताया था मैंने, इंटेंसिटी कैसे निकालते हो, फोर्स अपॉन मास, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कैसे निकालते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, वो भी करते हो। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है वो इंटेंसिटी के बराबर ही तो है। As we go away from center of earth, centripetal force, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से तो क्या होगा कि हाँ, ये जरूर है, हमें जो इफेक्टिव ग्रेविटी फील होगा वो कम हो जाएगा, ये बात तुम्हारी सही है ना। वो सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव जो ग्रेविटी हमें फील होगा वो भले ही चेंज हो जाए, लेकिन
लेकिन क्या है, जो अर्थ तो जितने फोर्स से पुल कर रहा है उतने फोर्स से पुल करेगा ही करेगा। अर्थ जितने फोर्स से पुल कर रहा है उतने फोर्स से तो पुल करेगा ही। और इसका इफेक्ट भी हम देखेंगे, है ना। इफेक्ट ऑफ, वो हम देखेंगे कब, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ में उसको देखें, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। ये पेज नंबर 3 नोट कर लिया सबने? ओके, कर लो भाई। हो गया भैया, नोट कर लिया? ओके, देखो क्या है। अब देखो, मान लो हमसे यूं पूछ लिया जाए कि एट व्हाट हाइट above earth's surface the acceleration due to gravity decreases by 5%। अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाना पड़े ताकि क्या हो जाए, 5% डिक्रीज हो जाए।
160 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, है ना। देखो अब इसमें क्या है, इसमें हमें थोड़े चालाकी से काम करना पड़ेगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो जी एट हाइट h होता है जी नॉट अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब g एट हाइट h को आप ऐसा भी लिख सकते हो जी नॉट इंटू 1+h/r की पावर माइनस, जी एट हाइट h हो जाएगा जी नॉट इंटू 1+h/r की पावर -2। तो क्या हो जाएगा, जी एट हाइट h बराबर हो गया जी नॉट इंटू, अब देखो ध्यान दो कि 5% का डिक्रीज तो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि मेरे को बहुत ज्यादा हाइट पे भी नहीं जाना पड़ेगा। तो फॉर 5% डिक्रीज क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि हाइट जो होगी इट विल बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में तो हाइट ज्यादा नहीं होगी, तो इसका मतलब h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1। तो आई कैन यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1+x की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1+nx। तो ये आ जाएगा कितना, g एट हाइट h आ जाएगा जी नॉट इंटू 1 - 2h बाई, ये ऐसा g एट हाइट h आ जाएगा जी नॉट इंटू 1 - 2h बाई कैपिटल R। अब बात क्या है, अब आप क्या चाहते हो, 5% डिक्रीज हो जाए। तो 5% डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब जी नॉट था, तो जी नॉट से कितना हो जाए, जी नॉट -5/100 इंटू जी नॉट, तो जी नॉट इंटू 1 - 0.05 या 0.95 जी नॉट हो जाए। अब यहाँ पर आप इसकी जगह 0.95 जी नॉट रख दो, तो 0.95 जी नॉट इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 - 2h/r। ये जी नॉट से जी नॉट कैंसिल हो गया, तो 0.95 की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2h/r, यानी 2h/r आ जाएगा कितना, 1 - 0.95 यानी 0.05। तो h कितना आ जाएगा, 0.05 इंटू r डिवाइडेड बाई 2। 0.05 r को लिख देंगे 6400 डिवाइडेड बाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 32 आ जाता है। तो हाइट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 160 किलोमीटर। ये कैलकुलेशन कर पाओगे आप, वरना एग्जैक्ट यहीं पर अगर आपने 0.95 रख दिया होता तो क्या होता, कैलकुलेशन करने में लाले पड़ जाते, हो ही नहीं पाती। और दिक्कत क्या है, एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू नो दिस फॉर्मूला, they will provide options in such a way that they will give you the exact values, वो दे देंगे 160 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 190 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। हाउ विल यू डू इट, एग्जैक्ट फॉर्मूला इफ आई अप्लाई तो वो अंडर रूट ऑफ 0.9515 जैसी टर्म्स बनेंगी, एंड दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। वो 2√5 अजीब सा आ जाए। आप जिन्होंने करके देखा होगा उनको पता चला होगा कि क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। जिसने करके देखे लोग, कितने लोगों ने ट्राई किया इस फॉर्मूले को यूज करके सीधा 0.95 रख के,
क्या कर पा रहे थे, कैलकुलेशन कर पा रहे थे बच्चों, फाइनल कैलकुलेशन। ये ABCD इस तरह के 4 ऑप्शंस आते हैं, तो उसको कर पाना काफी मुश्किल हो जाए, है ना। तो इस वजह से क्या है, हमें अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ा। अब देखो फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है, 160 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो क्या ये 160 किलोमीटर 6400 से बहुत कम है? कितना कम है देखो, 1/40 तो है। 160 इंटू 40 कर दोगे तो कितना आएगा, 6400 आता है। हमें कैसे पता चलेगा कब अप्रोक्सीमेशन करना है, कब नहीं करना? देखो पता चल जाएगा, आपसे 10% डिक्रीज तक की बात करें लगभग, तो आपको समझ जाना है कि अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, है ना। इनफैक्ट ये वाला फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है। G एट हाइट H का एग्जैक्ट फॉर्मूला तो क्या है, G0/1 + H/R का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर हाइट वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, G एट हाइट H को क्या लिखेंगे, G0 × 1 - 2H/, G एट हाइट H को लिखेंगे G0/1 - 2H/। हाँ बच्चों, नोट कर लिया। जैसे मान लो मैं पूछूं कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन acceleration due to gravity find percentage change in acceleration due to gravity if we move to a height of 320 kilometer above Earth's surface.
from the surface of. If we move to a height of 320 kilometer above the surface of the. बिल्कुल सही बात है, 10% डिक्रीज हो जाएगा। कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा बच्चों? इट विल डिक्रीज बाय 10%। देखो जी एट हाइट एच, इसके लिए भी हम फॉर्मूला वो अप्रोक्सीमेशन वाला यूज कर लेंगे, जी नॉट इंटू 1 - 2h बाई रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी नॉट 1 - 2 इंटू 320 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6400 किलो। तो जी एट हाइट एच कितना हो गया? जी नॉट इंटू 1 - 0.1 या 0.9। हाँ, क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? 10% डिक्रीज हो जाएगा। भाई 0.9 जी नॉट रह गया ना, तो 10% ही तो डिक्रीज हुआ। परसेंटेज डिक्रीज कैसे करोगे? जी इनिशियल माइनस जी फाइनल अपॉन जी इनिशियल इंटू 100। तो जी इनिशियल क्या है? जी नॉट। जी फाइनल कितना हो गया? 0.9 जी नॉट डिवाइडेड बाई जी नॉट इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 जी नॉट अपॉन जी नॉट इंटू, तो बेसिकली 10%।
इनफैक्ट देखो, फॉर स्मॉल हाइट्स से मेरा मतलब क्या है, अप टू अप्रोक्सीमेटली 320 किलोमीटर। आप जी एट हाइट एच को क्या लिख दो, जी नॉट इंटू 1 - 2h/। ठीक है। और परसेंटेज डिक्रीज का भी डायरेक्ट फॉर्मूला बना देता हूं मैं आपके लिए, ताकि ज्यादा लोड ना लो। जी नॉट माइनस जी एट हाइट एच अपॉन जी नॉट इंटू 100, ये परसेंटेज डिक्रीज बन जाए। तो जी एट हाइट एच की वैल्यू लिख दो, जी नॉट इंटू 1 - 2h/r डिवाइडेड बाई जी नॉट इंटू 1 - 1 - 2h/r। तो आ जाएगा 2h/r इंटू ऐसा परसेंटेज डिक्रीज। ये बात समझ में आती है बच्चों? है ना? उसी तरह से अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अच्छा, इस चीज से आप लोग ये रियलाइज करो कि जैसा अपन ने एक क्वेश्चन किया था भाई, 5% डिक्रीज कब होता है। तो 5% डिक्रीज के लिए जो अपने पास हाइट आई थी, फॉर 5% डिक्रीज जो अपने पास हाइट आई थी, वो कितनी आई थी, 160 किलोमीटर की हाइट। 160 किलोमीटर ऊपर जाओगे आप अर्थ की सरफेस से, कितना बेटे, कितना किलोमीटर, 160 किलोमीटर ऊपर, तब जाकर के 5% का डिक्रीज होगा। 1% डिक्रीज कब होगा, 32 किलोमीटर। 5% के लिए 160 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो 1% के लिए 1/5 कर दो सीधे उसको। कितना जाना पड़ रहा है, 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर, 32,000 मीटर अबव अर्थ सरफेस। डू यू रियलाइज दिस? 32,000 मीटर। 1% डिक्रीज होता है। 32 किलोमीटर जाने पर जी की वैल्यू में कितना डिक्रीज होता है, 1%। बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है बच्चों? व्हाट इज द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा? लगभग 600 800 मीटर, 800 मीटर के लगभग, 800 मीटर। कितना, 800 मीटर, लगभग 800 मीटर ही। 2700 फीट, बिल्कुल। 800 × 3.2 करोगे तो 2700।
और यहाँ पर आपको 1% जी को डिक्रीज करने के लिए कितना जाना पड़ेगा? 1% डिक्रीज करने के लिए आपको कितना जाना पड़ेगा? जी में 1% डिक्रीज के लिए जैसा मैंने बताया था 32 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट इज 8.9 किलोमीटर, जैसा कुछ बच्चे बता रहे हैं। मतलब माउंट एवरेस्ट की हाइट का भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जाना पड़ेगा मेरे को, तब जाकर के जी की वैल्यू में 1% की कमी आएगी। 1%। ठीक है, तो ध्यान दो 11th क्लास में जो आप क्वेश्चन करते थे, वो 100 मीटर से ऑब्जेक्ट को गिराया, 200 मीटर से गिराया, 50 मीटर से गिराया, तो हम जी को कांस्टेंट मान लेते हैं। वहां उतनी सी हाइट के लिए 100-200 मीटर के लिए जी में चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। 100 200 500 मीटर की हाइट के लिए आप क्या मान सकते हो? जी इज कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ी ज्यादा हाइट हो, कम से कम 1% ऑफ अर्थ रेडियस तो हो, 64 किलोमीटर तो हो। उतनी हाइट जब देखेंगे तब जाकर के थोड़ा चेंज आने लगेगा। जैसे 32 किलोमीटर 0.5% ऑफ अर्थ रेडियस हुआ, तो उसमें 1% डिक्रीज होता है। 64 किलोमीटर पे 2% डिक्रीज होगा, है ना? ऐसे चलेगा इसका आंसर। समझ में आ रही है बच्चों? थोड़ी फील आ रही है कि कितनी हाइट जानी पड़ेगी तब जाकर के जी में कुछ कंसिडरेबल अमाउंट का चेंज आएगा, है ना? तो अब तुम्हें थोड़ा आइडिया लगना पड़ा चालू हुआ होगा कि कब जी को कांस्टेंट ही मान सकते हैं, वेरिएशन हो ही नहीं रहा। कब जी नॉट 1 - 2h/r वाला फॉर्मूला लगाना है, और कब एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना है जी नॉट 1 + h/r का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला लगाना है ना? अब कोई हमसे कह दे कि यार मैं तो अर्थ की सरफेस से गया और ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट पे पहुंच गया। अर्थ की सरफेस से कितना हाइट पे पहुंच गया? 12,800 किलोमीटर की हाइट अबव अर्थ सरफेस पहुंच गया। तो बताओ वहां पे जी कितना रह जाएगा? अब क्या इस केस में कोई अप्रोक्सीमेशन चल पाएगा क्या? ऑफ कोर्स इसमें अप्रोक्सीमेशन की बात ही नहीं है, है ना? g/9 रह जाए। कितना रह जाएगा? g/9। g0/1 + h/r का होल स्क्वायर, h को 2r लिखें, g/9 रह जाएगा। क्या ऐसे है? इतनी हाइट पे जाते हैं क्या अपन कभी? मतलब क्या कोई जाता है इतनी हाइट पे? 12 अपन नहीं, मतलब नॉर्मली एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, रॉकेट्स जाते हैं इतनी हाइट। सैटेलाइट्स इतनी हाइट पे रिवॉल्व करती है, बिल्कुल सही बात। सैटेलाइट्स इतनी हाइट पे रिवॉल्व करती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो इतनी हाइट पे तो नहीं है। आईएसएस तो क्या है, वो तो अपनी एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर ही है ना? वो तो एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर ही है। लेकिन जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो अपनी जो एक तो खास करके जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है, जिससे टाटा स्काई और ये सब डिश टीवी वगैरह काम करते हैं, वो बहुत हाइट पे होती है। वो लगभग होती हैं ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस की हाइट पे होती है, है ना? आईएसएस भी 400 किलोमीटर पे है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो 400 किलोमीटर तक तो अर्थ का एटमॉस्फेयर की लेयर ही चलती रहती है। अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर कब तक चलती रहती है? 700-800 किलोमीटर तक अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर चलती है।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का नाम सुना है बच्चों? तो देयर आर सम सैटेलाइट्स व्हिच आर कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, अपन पढ़ने वाले हैं इसको। वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती हैं वो अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर रिवॉल्व करती है ना। पोलर सैटेलाइट्स जनरली लो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं। जो नेविगेशनल सैटेलाइट्स होती हैं जिनसे की मदद से जीपीएस हमारा काम करता है ना, गूगल मैप वगैरह जो भी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, गूगल मैप से मैप जीपीएस से ही कोऑर्डिनेट्स लेकर के लोकेट करता है। तो उन सैटेलाइट्स को बोलते हैं नेविगेशनल सैटेलाइट। वो सैटेलाइट कहाँ पे होती है? वो थोड़े कम हाइट पर, वो 20,000 किलोमीटर तक। तो इन सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन सी सैटेलाइट कहाँ पे होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी हाइट पे होती है, पोलर सैटेलाइट कितनी हाइट पे होती है, किसकी कितनी एनर्जी होती है, किसको लॉन्च करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, किसको लॉन्च करने में कम ज़रूरत होती है, क्यों 36,000 किलोमीटर ही इम्पोर्टेंट है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन उसके पहले अभी हमें पढ़ना है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अर्थ की सरफेस से अब नीचे आ जाओ, अर्थ की सरफेस से नीचे आ रहे हैं, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मान लो डी डेप्थ, कितनी डेप्थ में पहुंच गए? एट डेप्थ डी, डी डेप्थ विद डेप्थ डी। देखो हमें ये पता है कि अगर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हो और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, तो इंटेंसिटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू होती है? gm बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, वेर स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर रेडियस अर्थ की कैपिटल आर है तो क्या इस स्मॉल आर डिस्टेंस को कैपिटल आर और डी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? स्मॉल आर को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कैपिटल आर माइनस, और यहां से कैपिटल आर कॉमन ले लो आप, gm बाई आर क्यूब, कैपिटल आर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस डी बाई कैपिटल आर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा gm बाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी बाई कैपिटल। तो g एट आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा gm बाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी बाई आर। इसको g नॉट लिख सकते हैं, g नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई कैपिटल, है ना। हमें दिख रहा है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी जी कम होता जाएगा, और डी को कैपिटल आर रख दोगे तो जी जीरो हो जाएगा। डी को कैपिटल आर रख दोगे तो जी जीरो हो जाएगा। डी को कैपिटल आर रख दिया मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंच गए आप, डेप्थ रेडियस के बराबर हो गई मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ। इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है, दिस इज एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ही कैसा आ रहा है? इट इज लीनियर। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ही कैसा आ रहा है? लीनियर डिक्रीज आ, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ डी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर तक भी आप अगर डी को रख दो तब भी क्या है, इसी फॉर्मूले से काम चल जाए। डी को कैपिटल आर पे रख देंगे तब भी क्या है, इस फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। परसेंटेज डिक्रीज इन जी विद डेप्थ की बात करें अगर, परसेंटेज डिक्रीज इन जी विद डेप्थ,
तो वो कितना आएगा, सरफेस पे जो वैल्यू थी वो माइनस जो डी डेप्थ पर वैल्यू थी वो अपॉन जो सरफेस पर वैल्यू थी वो इंटू 100। तो जी नॉट माइनस जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर डिवाइडेड बाई जी नॉट इंटू 100। तो जी नॉट से जी नॉट कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई डी बाई आर इंटू परसेंटेज डिक्रीज इन जी विद डेप्थ का ये फॉर्मूला आ जाएगा डी बाई कैपिटल आर इंटू 100। आर और आर क्यूब कैसे आए बेटे, बेटे बेटे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। जी एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही है, के क्यूब बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर जैसा ही फॉर्मूला है बेटे, है ना। अच्छा, अब देखो क्या है, इसमें हमें एक चीज और पढ़नी है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कई लोग इसको वेरिएशन इन जी इफेक्टिव विद लैटिट्यूड ऐसा भी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या वेरिएशन इन जी इफेक्टिव विद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के साथ जी इफेक्टिव में वेरिएशन। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है विद अ टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अब देखो इसकी वजह से क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, मान लो आपने क्या किया, अर्थ की सरफेस से बहुत छोटी सी हाइट पे लेता हूँ, बहुत और वहां से हमने उसको रिलीज किया। अब रिलीज किया तो क्या होता है बच्चों, अर्थ सेंटर की तरफ फोर्स लगाती, अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। कितना फोर्स लगा रही है, वो तो एम
जी नॉट के बराबर का ही फोर्स, अर्थ एक्सर्ट्स a फोर्स एम जी नॉट टुवर्ड्स द सेंटर। इसके साथ ही साथ क्या है, एक फोर्स इस पार्टिकल पर सूडो फोर्स भी लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि हम इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन नापना चाहते हैं, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में ही तो नापना चाहते हैं। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन अर्थ के रेस्पेक्ट में ही नापना चाहते हैं तो हमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कंसिडर करना चाहिए। एफ सेंट्री, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, where omega is angular velocity of rotation of earth, small m is the mass of the particle. Small r क्या है, small r will be this distance, axis से of rotation से जो perpendicular distance है वो small r. Now we can find relation between small r and capital R, that is not a big deal. मान लो ये equatorial line है and this angle is lambda, lambda को angle of latitude भी बोलते हैं, और ये वाली जो slanted length है ये है कैपिटल R, ये एंगल लैम्डा है तो इधर भी एंगल लैम्डा बनेगा, तो कैपिटल आर कॉस लैम्डा ये बराबर आएगा स्मॉल आर। लैम्डा पता है तो उससे स्मॉल आर आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका एक कंपोनेंट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कॉस। ओमेगा इज वेरी स्मॉल, यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओमेगा इज वेरी, देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात ऑब्जर्व करी है, बाकी लोग भी उस पर ध्यान दें। ओमेगा इज वेरी स्मॉल, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है ओमेगा। क्यों कम क्यों है भाई, ओमेगा कम क्यों है? देखो आप अभी अपने घर में बैठे हो, क्या आप फैन चला रखा है सबने, फैन चला रखा है क्या? कुछ कई लोगों ने चला रखा, कुछ ने नहीं भी चला। ऑब्जर्व द फैन। अब आप इस चीज को इमेजिन करो कि अगर फैन अभी एक सेकंड में कुछ सर्टेन रोटेशन पूरे कर रहा हो, है ना, इत, इतना रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ऐसा कुछ सर्टेन रिवॉल्यूशन, मान लो एक सेकंड में 5 बार रिवॉल्व कर जाता है, अर्थ अपना रोटेशन कितने समय में पूरा करती है? अर्थ एक रोटेशन कितने समय पूरा, 24 आवर्स में पूरा करती है। नाउ इमेजिन योर फैन रोटेट्स विद सच ए स्पीड, इमेजिन फैन रोटेटिंग एट सच ए स्पीड ऑफ कितना, 1 रिवॉल्यूशन, 1 रोटेशन इन 24 आवर्स, ऐसी स्पीड से फैन रोटेट कर रहा। यस, ओमेगा ज्यादा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगा होगा। वो इस तरह के तुम मैरी गो राउंड में बैठे हो कि नहीं बैठे, पंखा भी बदलना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। देखो वो ऐसा एक मैरी गो राउंड होता है इस तरह, है ना, बच्चों के पार्क वगैरह में लगा हुआ होता है, ठीक है, या कई कुछ अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में भी सकता है। ओमेगा इज वेरी स्मॉल, राइट। नाउ देखो इमेजिन करो, ये मेरी गो राउंड पे जब अपन एकदम से, मान लो सारे बच्चे पहले से घूमे हुए हैं और ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, हम अभी ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, ग्राउंड से एकदम से आई ट्राई टू राइड दिस मेरी गो राउंड,
when I jump on this merry-go-round, do I feel a pull in outward direction? Do I feel like that I am being thrown out of the merry-go-round? ऐसा feel होता है ना, merry-go-round rotate हो रहा है, and suddenly if I jump into the merry-go-round, I feel like I'm being thrown out of the merry-go-round. एक outward direction में force लगता है. That force is centrifugal force. हमें एक urge महसूस होती है कि यार I hold on to something, कोई मेरे को support मिले जिसको मैं पकड़ूं और वो मैं बाहर जाने से बचूं. That force is what? Centrifugal force, and that force is directly proportional to square of angular velocity of this merry-go-round, and it is equal to m omega square. Yes, बिल्कुल 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 सही बात उसने कही है. रेडियस के भी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अच्छा, आप स्लोली क्या है, खिसकते 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 बिल्कुल एक्सिस के पास जाकर के चिपक जाओ, तो क्या है, देन यू वोंट फील मच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. पोल्स पर वेट मैक्सिमम रहेगा. बिल्कुल सही बात पकड़ी आप लोगों ने. क्या होगा, पोल्स पर हमारा वजन, अगर हम किसी वेइंग मशीन से या स्प्रिंग बैलेंस से अपने आप का वजन लें, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगा, पोल्स पे, और सबसे कम आता है इक्वेटर. ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इक्वेटर पर रेडियस सबसे ज्यादा, ओमेगा तो हर जगह सेम है, लेकिन रेडियस सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इक्वेटर पर. तो वी फील थ्रोन आउट मैक्सिमम एट इक्वेटर. अच्छा देखो, अपने को क्या है, थ्रोन आउट, वी डोंट फील थ्रोन आउट. जैसे अभी अपन बैठे हैं तो अपने को ऐसा लग रहा है क्या कि यार किसी को पकड़ के रखो, वरना क्या है, बाहर फेंक देगी अर्थ अपने को, मैं आसमान, इधर बाहर की तरफ, आसमान की तरफ उड़ जाऊंगा. ऐसा हमको फील नहीं होता. क्यों? क्योंकि भाई हमें तो नेट इफेक्ट फील होगा ना यार. नेट इफेक्ट मतलब व्हाट विल बी फील, वी विल फील mg minus m omega square r cos lambda. That is what we are going to feel, right? And small r can be substituted as capital R cos lambda. तो जो इफेक्टिव फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन जो लगेगा, वो कितना लगेगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा. यानी कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा. ये अगर मान लो आप एक्सेलरेशन की बात ना करो, आप ये कहो कि यार बॉडी सरफेस पे ही रखी हुई है, तो नॉर्मल फोर्स जो बैलेंस होगा, तो उसको mg को नहीं बैलेंस करना पड़ेगा, उसको किसको बैलेंस करना पड़ेगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा को बैलेंस करना पड़ेगा. तो नॉर्मल कम लगेगा, वेइंग मशीन की रीडिंग कम हो जाएगी. स्प्रिंग बैलेंस से किसी ऑब्जेक्ट को वजन नाप रहे हो तो उसका वजन mg नहीं आएगा, mg से थोड़ा कम आएगा, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. और जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, अगर आप पोल्स पे देखोगे, जी इफेक्टिव एट पोल्स विल बी नथिंग बट g नॉट, विच इज gm बाई r स्क्वायर. और जी इफेक्टिव की वैल्यू अगर आप इक्वेटर पे देखोगे तो वो कितना आएगा, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल. एक बच्चे ने बड़ा अच्छा ध्यान दिया, उसने क्या कहा है, सर साइन कंपोनेंट कौन बैलेंस करेगा. देखो जरा भाई, मैंने ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, इस फोर्स को मैंने एक रेडियली तो डायरेक्शन बना दी है. अब इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, अर्थ की सरफेस के पैरेलल भी आएगा, राइट. तो फ्रिक्शन है ना मेरे बेटे, थोड़ा सा फ्रिक्शन लग रहा है. हम अगर अभी जमीन पे खड़े हो जाएं, हम पे थोड़ा सा फ्रिक्शन लग रहा है. फ्रिक्शन बैलेंसेस द साइन कंपोनेंट. m ओमेगा स्क्वायर r साइन लैम्डा को कौन बैलेंस कर देता है बेटे,
जिस भी सरफेस पे आप खड़े होगे उधर फ्रिक्शन बैलेंस कर दे। आई बात समझ में? आप उस सरफेस पे कुछ तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन विल बैलेंस इट। यस यस यस, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? मैं तो सरफेस पे ही रख रहा हूं। मैंने ऑब्जेक्ट को सरफेस पे, अर्थ की सरफेस से मान लो 1-2 मीटर ऊपर रख दिया, मान लो, ठीक है, 1-2 मीटर ऊपर रख दिया तो क्या होगा? वो थोड़ा सा एंगल पे गिरेगा। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मान लो क्या है, ये अर्थ है और ऑब्जेक्ट को हमने मान लो 5 मीटर ऊपर ले गए, यहाँ ले गए, तो वो ऐसे नहीं गिरेगा। अब जैसे तुम बोलना चाह रहे हो सर वहां पे तो फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, हाँ, तो ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं गिरेगा, वो थोड़े से एंगल पे गिर जाएगा, इट विल फॉल एट अ स्लाइट एंगल, बट देन दिस एंगल इज अगेन वेरी स्मॉल, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कितना। या इनफैक्ट क्या होता है कि इसकी कैलकुलेशन करी जाती है, लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, और मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे कई सारे फिनोमेना है, ऑब्जेक्ट को गिराओगे तो सीधा नहीं गिरेगा, थोड़ा टेढ़ा गिरेगा, या अगर मान लो मैंने यहाँ से एक पेंडुलम सस्पेंड किया है तो वो ऐसा सस्पेंड नहीं होगा, इट विल नॉट बी लाइक दिस एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली रेडियस ऑफ द अर्थ की तरफ नहीं होता है, थोड़े से एंगल पे होता है अगेन, बट दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, ऐसा नहीं होता है, ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो जो थोड़ा सा स्लाइट टिल्ट होता है वो होता है साइन लैम्डा वाले कंपोनेंट की वजह से, ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेग्लिजिबल, यस यस यस, दिस इज अ वेरी स्मॉल एंगल, हम तो नेग्लेक्ट करते ही है ना। एक ऑब्जेक्ट को अपन क्या कई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्ट को गिराया, assume that it falls straight। देखो इनफैक्ट क्या है, हम काफी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस तो करते ही हैं, है ना। देयर आर अदर फोर्सेस आल्सो व्हिच एक्ट अपार्ट फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो वन फोर्स व्हिच वी मस्ट कंसीडर। लेकिन क्या है, इन सारे फोर्स, ये सारे, चाहे वो कोरियोलिस फोर्स हुआ, चाहे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ, ये सब के सब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ के प्रोपोर्शनल होते हैं, और क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम है तो इनका इफेक्ट बहुत खास नहीं आता, है ना, बहुत ज्यादा नहीं आता इनका इफेक्ट। हाँ, लेकिन जब विंड्स वगैरह का मूवमेंट एक्सप्लेन किया जाता है, विंड का मोशन एक्सप्लेन किया जाता है, तो क्या है, अ, जैसे हम ये पढ़ते हैं कि भाई जो इक्वेटर के पास से जो विंड चल रही है वो क्या है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, या सबसे उसका इम्पोर्टेंट जो एक, अच्छा आप कभी देखना, सिंक जो अपना होता है, किचन सिंक या वॉट एवर सिंक, वो सिंक में जब भी आप टैप ऑन करोगे तो पानी जब वो सिंक से फ्लो होकर के जाएगा तो कैसा है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही घूम करके जाएगा, चाहे घर का कोई भी सिंक ले लो, या अपने दोस्त का सिंक में जाकर के देख लो, किधर भी जाकर के देख लो, आजू बाजू के फ्लैट में तुम्हारा दोस्ती है तो जाकर के देख लो, क्या है, उस टैप जब ऑन करोगे तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द सिंक, वो पानी जब स्पाइरल शेप में जाता है वो तो बात ठीक है, लेकिन हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, है ना। मतलब आई डोंट नो कि एग्जैक्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, लेकिन वो हर घर में एक ही डायरेक्शन में घूम के जाएगा, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ सूडो फोर्स, है ना। और अगर, एंड दिस हैपेंस फॉर एनीबॉडी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर,
कोई भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो उसके घर में एक ही डायरेक्शन में पानी रोटेट होकर के फाइनली ड्रेन होगा। अगर कोई हम सदर्न हेमिस्फेयर में किसी कंट्री को ले लें, साउथ अमेरिका ले लें, अर्जेंटीना ले लें या ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्लॉकवाइज, अगर हमारे यहाँ वो पानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते जा रहा है तो उनके यहाँ पर क्लॉकवाइज में घूमते हुए जाएगा। एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, लेक्चर है, बाकी हम अगली क्लास में इसको 1 मिनट में नोट सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अगली क्लास जो होगी वो उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन की रखेंगे भाई, ठीक है, यानी कि टुमारो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या डिस्कस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? एक्सरसाइज 3 डिस्कस करते हैं, ऐसा करते हैं अभी, है ना? लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 3, ठीक है, जितना हो जाए एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट करके लाने की कोशिश करिए, वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।